नमस्कार दोस्तों। आज हम मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे। संरचनावादी संप्रदाय, प्रकार्यवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय व मानवतावादी संप्रदाय के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले हम संरचनावादी संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं। संरचनावादी संप्रदाय ये है सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय के जनक विलियम वुंट व टिश्नर है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि विलियम वुंट ने विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में 1879 में स्थापित किए थे, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जानी जाती है। संरचनावादी संप्रदाय का जो प्रमुख कार्य है वो है मन की संरचना का अध्ययन करना। मन की संरचना का अध्ययन करना। संरचनावादी संप्रदाय के जो प्रमुख जो विधि है वो विधि है अंतः निरीक्षण विधि। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपना जो निरीक्षण स्वयं करता है। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया विलियम वुंट के द्वारा। विलियम वुंट की जो विषय वस्तु है वो है चेतना, और उन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए हैं। सबसे पहले संवेदना, दूसरा भाव या अनुराग, और तीसरा प्रतिमा या प्रतिबिंब। दोस्तों, यहाँ पे हम संवेदना से क्या आशय है उसके बारे में देखिए। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जिस किसी भी विषय वस्तु स्थान उसके संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले अपने मन में संवेदना उत्पन्न होती है कि अमुक वस्तु किस प्रकार की है, अपने अनुकूल है या प्रतिकूल है। संवेदना उत्पन्न होने के पश्चात उस वस्तु या स्थान जो भी है उसके प्रति अपने मन में भावना उत्पन्न होती है, और भावना उत्पन्न होने के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है। तो अभी हमने जो सबसे पहले संरचनावादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा, जिसके जनक विलियम वुंट टिश्नर है, जिसका प्रमुख कार्य मन की संरचना का अध्ययन करना है। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है और जिसका जो महत्वपूर्ण कार्य विलियम वुंट को जाना जाता है। दूसरा संप्रदाय प्रकार्यवादी संप्रदाय। प्रकार्यवादी संप्रदाय, इसका प्रादुर्भाव संरचनावादी संप्रदाय के पश्चात हुआ। इस संप्रदाय को मानने वाले प्रमुख विचारक विलियम जेम्स, जॉन डेवी। विलियम जेम्स व जॉन डेवी। विलियम जेम्स का मानना है कि मन या मस्तिष्क का प्रमुख कार्य मन के कार्यों का अध्ययन करना। दोस्तों, जहां संरचनावादी संप्रदाय मन की संरचना के अध्ययन पर बल देता है, जबकि प्रकार्यवादी संप्रदाय है जो मन के कार्यों का अध्ययन पर अधिक बल देता है। इसकी विधि है वो अंतः निरीक्षण विधि है, और जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या है और क्यों करता है, महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति क्या है और वह क्यों करता है, ये बात महत्वपूर्ण है। यह संप्रदाय साहचर्य के नियम पर आधारित है। प्रकार्यवादी, जिसको कार्यवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और जिसके अंतर्गत सभी क्रियाओं की जो शुरुआत है वो उद्दीपन से मानी है। जो भी क्रियाएं व्यक्ति जो करता है वो उद्दीपन के जरिए ही करता है। उद्दीपन जो एक प्रेरक है जिसको देख करके व्यक्ति उससे प्रभावित होता है,
उसको प्राप्त करने के लिए तो प्रकार्यवादी संप्रदाय की जो शुरुआत है वो संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में होती है। उसके पश्चात हम व्यवहारवादी संप्रदाय के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। जेबी वॉटसन अमेरिकन विचारक हैं और जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में की। जेबी वॉटसन, जिसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा जो 1914 में प्रकाशित होती है, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण जो 1924 में प्रकाशित हुई, और तीसरी इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है व्यवहारवाद जो 1924 में प्रकाशित हुई। इनकी जो विधि है वो है निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि, और इस संप्रदाय का आविर्भाव है वो संरचनावाद व प्रकार्यवादी संप्रदाय के विरोध के फलस्वरूप हुआ है। वॉटसन को पर्यावरणवादी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को अधिक महत्व दिया है। दोस्तों, एक नज़र पुनः है जहाँ संरचनावादी संप्रदाय में मन की संरचना पर अधिक बल दिया गया, वहीं प्रकार्यवादी या कार्यवादी संप्रदाय के अंतर्गत मन के कार्यों पर अधिक बल दिया गया, वहीं व्यवहारवाद के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक बल दिया गया। वॉटसन की जो परिभाषा है, जन्म के समय सभी बच्चे एक समान होते हैं, आप मुझे कोई भी बच्चा दे दीजिए, उसे जो चाहे वो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवहारवाद है उसका प्रादुर्भाव होता है। व्यवहारवाद के पश्चात गेस्टाल्टवाद या जिसको संज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद जिसके प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दिमर इसके प्रतिपादक हैं। इसके अलावा कोहलर, कोपका, कोर्टलेविन ये भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक विचारक हैं। गेस्टाल्टवाद जो शब्द है, ये शब्द एक जर्मन भाषा का है और इसका अर्थ है वो है पूर्णाकार, संपूर्णाकार, समाकृति, पूर्णता, समग्रवाद। अर्थात वह संप्रदाय जिसके अंतर्गत संपूर्णता का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण से अंश की ओर, इस प्रकार से इस संप्रदाय को पूर्ण से अंश की ओर संप्रदाय के नाम से भी जानता है। यह संप्रदाय प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल देता है। यह संप्रदाय बुद्धि, मनन, सोच व विचारधारा पर बल देता है। दोस्तों, जैसे हमने सबसे पहले संरचनावादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा, संरचनावाद संप्रदाय मन की संरचना पर बल देता है। प्रकार्यवादी संप्रदाय जो मन के कार्यों पर अधिक बल देता है। व्यवहारवादी संप्रदाय जो व्यक्ति के व्यवहार पर अधिक बल देता है, जबकि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है वो व्यक्ति के संपूर्ण कार्यों पर बल देता है, जिसकी वजह से इसको समग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात व्यक्ति अपनी बुद्धि, मनन, सोच जैसी विचारधाराओं के माध्यम से कार्य करता है। यह संप्रदाय पूर्ण से अंश की ओर अधिक बल देता है। इस संप्रदाय ने संरचनावादी संप्रदाय, प्रकार्यवादी संप्रदाय व व्यवहारवाद तीनों का खंडन किया।
उसके पश्चात हम सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मन के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है चेतन। चेतन जो मन का जो प्रकार है, जिसका संपूर्ण मन का 1/10 अंश है या 10% अंश है, वो चेतन मन का होता है। चेतन मन जो वर्तमान व वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करता है, अर्थात सही व गलत की पहचान चेतन मन के अंतर्गत ही होती है। दूसरा अवचेतन या अचेतन, ये आधा चेतन रहता है, आधा अचेतन। कहने का मतलब है व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान या किसी के बारे में जानकर भूल जाता है। उसको याद रहता है लेकिन उसमें वह बता नहीं पाता है। जैसे कहता है कि यह सब तो मेरे जीभ के नीचे ही है। तो अवचेतन के अंतर्गत है व्यक्ति को याद तो रहता है लेकिन वह उस समय बता नहीं पाता है। सिगमंड फ्राइड ने मन का तीसरा जो प्रकार बताया है वो है अचेतन। अचेतन ये सबसे बड़ा भाग है मन का, 9/10 या 90% भाग होता है। इससे सिगमंड फ्राइड ने दमित इच्छाओं का भंडार भी कहा है। दमित इच्छाएं से आशय है कि वो इच्छाएं जिनको बलपूर्वक या समझा बुझा करके जिसको दमित कर दिया गया है, जिसको अचेतन मन में धकेल दिया गया है या जिसको दबा दिया गया है। व्यक्ति कई बार अतृप्त इच्छाएं चाहता है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, तो ऐसी इच्छाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाता है। तो दबी हुई इच्छाओं को दमित इच्छाएं कहा गया है। इस दमित इच्छाएं जैसे कोई बालक है, स्कूल में जाने के लिए जिद करता है कि मुझे बाइक ला करके देंगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा, और घर वालों की स्थिति नहीं है, जेब में ठन ठन गोपाल है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा डरा करके, धमका कर या समझा बुझा करके उसकी इस इच्छा को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। दोस्तों, व्यक्ति की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, भले ही उसको अचेतन मन में डाल दिया जाए, परंतु वो इच्छाएं बार बार बाहर आती हैं और जो सपने के माध्यम से या व्यक्ति कल्पना के माध्यम से वो इच्छाएं बार बार बाहर आने की कोशिश करती हैं, और कई बार व्यक्ति सपने के अंतर्गत उन इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आप को शांत करता है। सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना एक पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से की है, अर्थात जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा जो पानी के अंदर जो तैर रहा है, उसका जो ऊपर का भाग है वो है, उसकी तुलना चेतन मन से की है। जो पानी के अंदर जो डूबा हुआ जो टुकड़ा है बर्फ का, उसकी तुलना अचेतन मन से की है, और वह भाग जो ना पानी के अंदर है ना बाहर है, वो है अवचेतन। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं: इड, ईगो, सुपरईगो। जिस व्यक्ति में इड तत्व अधिक पाया जाता है, इड या इदम तत्व अधिक पाया जाता है, वह व्यक्ति स्वार्थी होता है, वह व्यक्ति सुखों के पीछे भागता है, वह व्यक्ति तनिक से भी
कठिनाई का सामना नहीं कर पाता है। तो जिस व्यक्ति में ईड तत्व होता है उस व्यक्ति का स्वभाव खाओ पियो मौज करो, जो सामने दिखता है उसी में ही विश्वास करते हैं। दूसरा तत्व है, इन्होंने व्यक्तित्व का दूसरा जो प्रकार है वो ईगो को बताया है। दोस्तों, यहाँ ईगो का अर्थ घमंड से नहीं है। मनोविज्ञान के अंतर्गत जिस व्यक्ति में ईगो तत्व पाया जाता है वह व्यक्ति वास्तविक जीवन में जीवन यापन करता है, वह व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है, वह व्यक्ति समस्याओं का सामना करने की उसमें क्षमता होती है, वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला होता है। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का जो तीसरा प्रकार है वो है सुपर ईगो को बताया है। जिस व्यक्ति में सुपर ईगो या परम अहम तत्व पाया जाता है वह व्यक्ति आदर्शवादी होता है, वह व्यक्ति कर्म में विश्वास करने वाला होता है। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड स्वार्थी है, ईगो वास्तविक है और सुपर ईगो आदर्शवादी है। इसके पश्चात सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूल प्रवृत्तियां किसको कहते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति एक जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। व्यक्ति के सामने जिस प्रकार के जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उन जैसा जो संवेग उत्पन्न होता है उसके अनुसार वह जो कार्य करता है उसको कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। जैसे कोई युद्ध जैसा माहौल को देख करके और जो मूल प्रवृत्ति है वहाँ उसका सामना करना या वहाँ से भाग जाना। दोस्तों, मूल प्रवृत्ति के बारे में आपने मैकडूगल के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जबकि सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नंबर 1, जीवन तुल्य, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में इरोज शब्द नाम दिया गया है। जीवन तुल्य जिस व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह रचनात्मक प्रवृत्तियों का होता है, अर्थात वह निर्माणकारी होता है। उस व्यक्ति सकारात्मक प्रवृत्ति का होता है, अर्थात वह उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। दूसरा इन्होंने जो मूल प्रवृत्ति बताया है वो है मृत्यु तुल्य, या जिसका मनोवैज्ञानिक नाम थैनेटोस। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है वह व्यक्ति विध्वंसकारी होता है, वह निर्माणकारी की बजाय वस्तुओं को नष्ट करने वाला होता है। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। फ्राइड ने व्यक्तियों में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लड़के अपने पिता की बजाय माँ से अधिक स्नेह करते हैं, जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वे अपनी माता की बजाय पिता से अधिक स्नेह करती हैं। सिगमंड फ्राइड ने सर्वाधिक अध्ययन अचेतन मन पर किया है। अचेतन मन, जिसका पहला भाग है भावना, व्यक्ति जिस भी विषय वस्तु या स्थान को देख करके और सबसे पहले उसमें भावना उत्पन्न होती है। भावना का मतलब होता है विचारों का आंतरिक रूप।
उसके बाद में भावना के पश्चात उसमें संवेग उत्पन्न होता है, और संवेग का मतलब होता है विचारों का बाह्य प्रकाशन। और संवेग जिस प्रकार का जो संवेग उत्पन्न होता है, उस संवेग के साथ में एक प्रवृत्ति जो जुड़ी हुई होती है उसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति, जिसका मतलब होता है विचारों का क्रियात्मक रूप। और सिगमंड फ्राइड ने अचेतन मन को दमित इच्छाओं का भंडार कहा है। इसमें जो व्यक्ति की वो इच्छाएं जो पूर्ण नहीं की जा सकती हैं, उन इच्छाओं को अचेतन मन में धकेल दिया जाता है। सिगमंड फ्राइड की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम: स्वप्न विश्लेषण, दूसरी पुस्तक है इड एंड ईगो, और तीसरी पुस्तक है अचेतन मन। हमने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत है मन के प्रकार पढ़े, व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां पढ़ी। अब हम नेक्स्ट संप्रदाय मानवतावाद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मानवतावादी संप्रदाय है जिसके प्रतिपादक है अब्राहम मेस्लो। अब्राहम मेस्लो मानवतावादी संप्रदाय के जनक है। अब्राहम मेस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं पर बल दिया है। कहने का मतलब है व्यक्ति इन 5 प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है वह कार्य करता है। ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जिसमें सबसे पहली आवश्यकता इन्होंने बताया है मेस्लो ने, वो है शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। कहने का मतलब है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे अपने दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह कार्य करता है। अर्थात जब उसको भूख लगती है तब रोता है, और भूख शांत होने के बाद में वह खेलता है, और खेल से थक जाने के बाद में वह सो जाता है। तो प्रारंभिक जो आवश्यकता है वो है दैहिक आवश्यकता। दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के पश्चात व्यक्ति की दूसरी आवश्यकता है वो है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। अर्थात व्यक्ति को जब दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है उसके पश्चात वह चाहता है कि मैं जहाँ जहाँ रहूँ वहाँ वहाँ मेरी पूर्ण सुरक्षा हो, मुझे किसी भी प्रकार का कोई हानि या कष्ट या भय मुक्त वातावरण मुझे मिले। ये दोनों जो निम्न आवश्यकताएं हैं, और ये दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के पश्चात बालक यह चाहता है कि दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो गई और जहाँ मैं रह रहा हूँ वो वातावरण सुरक्षित है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के संपर्क में जाऊँ, लोगों के साथ में अपने जो संबद्धता है उसको स्थापित करूँ। कहने का मतलब है कि मैं चारों ओर लोगों से मिलूं, हर व्यक्ति मुझे जाने, लोगों के साथ में मैं अपना संबंध बढ़ाऊं। तो ये 3 प्रकार की जो आवश्यकताएं हो जाने के पश्चात व्यक्ति की जो आवश्यकता, चौथी जो आवश्यकता है वो यहाँ पर व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि हर व्यक्ति मेरा सम्मान करे, मेरी प्रशंसा करे। तो यहाँ व्यक्ति दूसरों से आकांक्षाएं हैं, वो है सम्मान पाने की आवश्यकताएं हैं, वह चाहता है। और जब तरह तरह के लोगों से उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है तो फिर वह आत्म सिद्धि की ओर बढ़ता है। आत्म सिद्धि का मतलब होता है कि मुझे सर्वोच्च ज्ञान की या सर्वोच्च जो जानकारियां हैं वो प्राप्त कर ली है, मैं जैसा चाहता हूँ मेरे पद चिन्हों पर लोग चलें। तो अब्राहम मेस्लो की जो आवश्यकता संबंधी जो 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं बताई हैं, सबसे पहली आवश्यकता दैहिक आवश्यकता, और दैहिक आवश्यकता के पश्चात वह चाहता है कि मुझे वातावरण वो सुरक्षित मिले, और उसके बाद में वह चाहता है कि मैं अधिक से अधिक लोगों के साथ में अपना संबंध स्थापित करूं, लोगों के साथ में मेरी जान पहचान हो। उसके पश्चात वह चाहता है कि जो भी लोग हैं वो सारे लोग मेरा ही सम्मान करें,
उसके बाद में वह चाहता है मुझे आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो, जिसकी वजह से लोग मेरे पद चिन्हों पर चले। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हालांकि बड़ा आसान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पावलोव, कोहले, वॉटसन, स्किनर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देना है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप ज़रूर अवगत कराएं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम आपकी सेवा में प्रेषित कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।